हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेनेसेंस केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम काशिफ हाशमी और आज हम केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर में हम सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन, ओके, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केमिकल काइनेटिक्स के बारे में सबसे पहले तो हम ये बता दें, केमिकल काइनेटिक्स आपको किसी भी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में ये चैप्टर आपको इंटरमीडिएट लेवल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपके केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ओके, देखिए केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखिए ये आपका पहली चीज़, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ भैया, ये किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए केमिकल काइनेटिक्स को हम बोलते किसे बोलेंगे? जैसे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स, क्या भैया? डील्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए केमिकल काइनेटिक्स का हम इंट्रोडक्शन दे दिए। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन का रेट और रेट पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनरली फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स, ये हम विल्हेल्मी एंड सैमुअल कॉल्विले लेंडू को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? विल्हेल्मी और सैमुअल कॉल्विले लेंडू। ठीक है भैया, फिर से केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स सबके फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट और उस पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर जो आपका वर्ड आ रहा है ये काइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए काइनेटिक्स का मीन क्या होता है? काइनेटिक्स मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब आपके किसी भी रिएक्शन के जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं रिलेटेड टू देयर इट्स रेट। ठीक है, रिएक्शन के रेट से रिलेटेड जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, इसमें देखिए केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली हम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ROR लिख देते हैं। ओके, ठीक है भैया, यहाँ देखिए हम रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका टर्म्स आया है रेट। ठीक है, कि कौन सा टर्म्स? रेट। ये होता क्या है? ठीक है, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा केमिस्ट्री से बाहर जाते हैं रेट को समझाने के लिए। रेट देखिए ये आपका होता है टाइम डिपेंडेंट। क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मतलब एनीथिंग विल चेंज, एनीथिंग
विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी एनीथिंग विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टर्म्ड एज रेट। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो क्या होता है भैया, रेट। जैसे हम फिज़िक्स में बचपन में ही पढ़ते आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना, फिज़िक्स में ये प्रीवियस क्लासेस में 9, 6, 7, 8, 9 में, सॉरी 7, 8, 9 में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो ये आपका वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होता है तो कॉल्ड एज वेलोसिटी। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज वेलोसिटी। उसी तरीके से जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। समझ गए, यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है तो वेलोसिटी हो जाता है, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज वेलोसिटी। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होते हैं तो एक्सेलरेशन। सेम एज किसी भी रिएक्शन, अब आते हैं हम केमिस्ट्री पर, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए भैया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन चेंज मतलब भैया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको देखिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्लियरली समझते हैं यहाँ पर। चेंज ऑफ concentration of any reactant and यहाँ हम कर देते हैं प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भैया, कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन टाइम चेंज इन concentration with respect to change in time। ठीक है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन आई थिंक डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, यहाँ पर देखें, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, हम कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है,
यहाँ देखिए, सपोज करिए यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है R, वो अभी टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो का मीन्स ये रिएक्शन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ये रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो रिएक्टेंट R का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी डिक्रीज, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन आपके जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R विल बी डिक्रीज, ठीक है भैया। अब देखिए, जब कंसंट्रेशन R का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ हम लगा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जब कंसंट्रेशन R का डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर R के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या होगा भैया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब रिएक्टेंट का गायब होना, डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, रिएक्टेंट का गायब होना, ठीक है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट आपका कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट आपके कम होते जाएंगे तो प्रोडक्ट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल ऑलवेज, रेट ऑफ disappearance will always negative, ठीक है भैया। क्या होगा, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल ऑलवेज नेगेटिव। देखिए भैया, नेगेटिव कैसे होता है, क्योंकि अगर हम इसको कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए जैसे कि, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन और हम यहाँ ले लेते हैं टाइम भी है, ठीक है, हम y एक्सिस पर कंसंट्रेशन और x एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और जब घटेगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। स्लोप क्या होंगे भैया, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इसका निकालेंगे तो माइनस डी, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई dt, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, ओके। ये रही बात रिएक्टेंट का। हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ अब, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हम इसको प्रोडक्ट पॉइंट्स रिलेटेड टू हम यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट P, ठीक है। देखिए, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो R का कंसंट्रेशन कम होगा, और R का कंसंट्रेशन कम होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ P विल बी इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है भैया। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, P का फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू P और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट टर्म्ड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या होगा भैया, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है भैया। P का रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू P टर्म्ड एज रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए P का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। और जब पी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम इसका प्लॉट जब ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं क्या, यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं टाइम, ठीक। वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं पी का कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए कंसंट्रेशन और टाइम, ग्राफ आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लॉट आपका क्या जाएगा, सॉरी, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर स्लोप आपको देखो क्या मिलेगा, सॉरी, ठीक है, स्लोप क्या मिला, पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा भैया, पॉजिटिव। और क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक भैया। हम यहाँ पर देखिए एक बार ये फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कोई रिएक्शन आर गिव्स पी, ठीक है, रिएक्टेंट आर गिव्स प्रोडक्ट पी। आर के पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो आर का जैसे ये रिएक्शन आपके स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने पर आर का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा भैया, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होगा तो इसका प्लॉट हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, आपके स्लोप क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव आएंगे यहाँ पर आर क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। तो आर के, या ये कह लेते हैं हम आर के रिस्पेक्ट में इनका रिएक्शन रेट, ठीक है, क्या बोला जा सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट पी के बारे में अगर हम पॉइंट्स निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पी विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में पी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इसमें पी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन टर्म कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है भैया। और यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होगा ड्यू टू पॉजिटिव स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ये भी किसका प्लॉट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये किसका प्लॉट है भैया, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ये इतने चीज़ क्लियर करने के बाद हम इस ओवरऑल रेट की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको पता है, अभी हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन का अगर हम ओवरऑल रेट लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आर का कंसंट्रेशन आपका कम होगा वैसे वैसे पी का कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। मतलब ये इधर का प्रोसेस और इधर का प्रोसेस दोनों का साथ साथ होंगे, ठीक है। और जब दोनों साथ साथ होंगे तो ओवरऑल रेट, रिएक्शन का जो रेट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम इसे रफ करना चाहते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आर गिव्स पी ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन का लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है भैया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए आर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस,
देखिए हमने बताया रेट क्या होता है, अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन चेंज की बात की गई है, ठीक है ना। तो जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, चेंज होने की बात करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज होने की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, ठीक है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर मीन्स डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है भैया। यहाँ पर देखिए हमने बताया कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ना। कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ होगा आर का तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन का सेंस सिर्फ इतना है कि रिएक्टेंट आर का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जिसकी वजह से स्लोप नेगेटिव आता है, और स्लोप नेगेटिव आने की वजह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है भैया। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो गई। हम रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है भैया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब ये क्या होंगे भैया, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव साइन एज योर विश, आप यहाँ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको मिल गया डी पी बाई डी टी। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ऑल्सो इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है भैया। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ भैया देखिए, यहाँ हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन आपका मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है, ठीक है, जो एक्टिव मास भी बोला जाता है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट समझने के लिए हम सबसे पहले स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट की बात करते हैं। स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट आप क्लास 11th में ही पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें देखिए जैसे हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, 2HCl gives H2 प्लस Cl2। देखिए स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मल्टीपल जो होता है वो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नीड होता है, ठीक है। जैसे देखिए इस रिएक्शन को यहाँ से अगर हम 2 हटा दें तो ये आपका अनबैलेंस रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेट इज़
स्टॉइक दैट इज़ आपका सॉरी रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका HCl का मीन्स HCl के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट HC हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मल्टीपल क्या है यहाँ पर 1 मीन्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, Cl2 का भी 1। समझ गए भाई। जैसे ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, इसमें देखिए ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन देखने के बाद यहाँ पर देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट NH3 का 2, यहाँ पर N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें समझाना इसलिए था क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको मिलेगा वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, और बैलेंस्ड फॉर्म में होगा तो सिंपल सी बात है उसके पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, तो आंसर होगा यस। ठीक है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, तो कैसे डिपेंड करता है, अब जब डिपेंड करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन मीन्स द चेंज ऑफ concentration of reactant और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो देखिए यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे। प्रीवियस डिफिनेशन जो हमने बताया था चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। प्रीवियस डिफिनेशन चेंज ऑफ रिएक्शन का क्या था, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इस पर बेस्ड है, डिपेंड करता है, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ जाएगा और ये इम्प्रूवमेंट क्या है, यहीं पर आपका हो जाएगा पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमने कर दिया पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करेगा, तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए भैया। ठीक है, जैसे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है भैया, जैसे अब हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, हम जैसे यही ले लेते हैं R गिव्स प्रोडक्ट P। अब हम इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम ले लेते हैं, जैसे कोई मान लेते हैं A और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट B। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो पहली चीज़ तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ भैया, तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R ना, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, नेगेटिव साइन समझ गया भैया। ठीक है, पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स, ठीक है भैया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय dt। ठीक, अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से हटा करके -1/a।
ठीक है भैया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट का भी हम सेम एज लिख सकते हैं 1/p dP डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ देखिए, हम कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये ए स्मॉल लेटर में जो लिखे हैं ABCD, ये क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहाँ पर जो कैपिटल लेटर में है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपका सिमिलरली तो रहेगा ये रेट ऑफ डिसअपीरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ डिसअपीरेंस इसका और इसका दोनों का आपको अलग अलग लिख करके और इक्वल टू रिलेशनशिप में लिखना है, और फॉर्मेशन में भी इसका और इसका, ठीक है, इक्वालिटी रिलेशनशिप में लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका लिखेंगे 1/A dA, ठीक है भैया। अब इसका लिखेंगे नेगेटिव साइन, ठीक है भैया। देयरफॉर ये पॉजिटिव होंगे, ओके। आइए देखिए, हम यहाँ बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3 का, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक। हमको डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। तो NH3 का रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 का जो रिएक्शन है वो क्या है, 2NH3 भैया। अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा हमें, तो सेम एज जैसे पहले करते तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अमोनिया का डिसअपीरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो -1/2 dNH3 डिवाइडेड बाई dt, ओके। यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट NH3, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन में इनका और इनका इक्वलिटी के साथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्री से कोफिशिएंट 1, देयरफॉर यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही होगा भैया, और यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो दैट मीन्स 1/1 आपको रिजल्ट यही मिल जाएगा, ठीक है भैया। इसी तरीके से हम इस रिएक्शन का भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए हाँ, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 dN2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dN2O4 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dO2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो आज हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें,
ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।